हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे आपको 16 फरवरी के लिए, जी हां, 16 फरवरी की हिंदी का पेपर यहां पे लेके आ गए हैं। फुल सोल्यूशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूं यार। तो यार ये वीडियो ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो को क्या करेंगे, लाइक कर देंगे, लाइक कर देंगे और चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। जी हाँ, ये वीडियो मॉर्निंग में आप लोग 6 बजे आप लोग देख रहे हैं और मुझे पता है कि अब सुबह हो चुकी है और आप लोग उठ जाए। बस आप लोग पढ़ाई पे अब फोकस कीजिए, टाइम बहुत कम है। डेली मैं लेके आऊँगा, आपको ढेर सारी वीडियो लेके आऊँगा। मॉर्निंग एंड शाम दोनों की शिफ्ट हम चलाने वाले हैं यहाँ पे क्लासेस, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए आप वीडियो को पूरा पूरा वॉच कीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ यार वीडियोस को एक बार जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि उन दोस्तों के पास पहुँचे वीडियो और वह आसानी से अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर पाएँ, कोई दिक्कत ना आए। बस यही आपसे रिक्वेस्ट है कि यार अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, ठीक ना। ये जो पेपर है ये सन 2022 का पेपर भाई साहब जाके छापिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। मैं आपको पिछले, आपके पास अभी अगर टोटल देखेंगे तो आज 8 तारीख है, 16 तारीख को पेपर है, तो कुल आपके पास अभी 7 दिन का टाइम है। 7 दिन का टाइम है, 1-2 दिन कम कर लीजिए, 7 दिन का टाइम है। तो मैं कोशिश करूंगा डेली 2 पेपर सेट कराने के लिए। 14 सेट मैं करवा दूंगा आपका। कितना? 14 सेट मैं करवाऊंगा। कुल आपका मैं 14 सेट कोशिश करूंगा लेके आने के लिए, और ये 16 फरवरी तक एकदम 14 सेट में करवा दूंगा। सुबह शाम 2 सेट में करवाने वाला हूँ। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे वो भी मैं करवाते चला जाऊंगा। इसलिए आप यार वीडियो को जरूर ज्वाइन कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को जरूर शेयर करिएगा। साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा कि आपको बायो का दूं और फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, इंग्लिश का, ये सब सारे सारे मिलते रहेंगे, आप उसके लिए परेशान मत होइएगा। और जो ये पीडीएफ है, पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी भेज दूंगा, वहाँ पे फुल सोल्यूशन मिलता चला जाएगा। जो यहाँ पे क्लास हो जाएगी वहाँ पे आपको फुल सोल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर का मैं पीडीएफ भेज दिया हूँ, जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का नाम क्या है? एसकेएम स्टडी टेलीग्राम का नाम है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। भाई साहब जो लिंक है ना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दिया हूँ, जाके वहाँ से चेकआउट कीजिए और जाके यार ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपने हिंदी की तैयारी अच्छे से करिए। कोई दिक्कत आए तो बिल्कुल आप लोग कमेंट कर दीजिएगा ना। जो यहाँ पे आपको हिंदी में सबसे पहले देखिए टाइम दिया जाएगा, तो 3 घंटे 15 मिनट का टोटल टाइम दिया जाएगा और 100 नंबर का क्या रहने वाला है, आपका पूर्णांक रहेगा। मतलब कि 3 घंटे 15 मिनट का टाइम रहेगा और 100 नंबर का क्या रहेगा, आपका पूर्णांक रहेगा। मतलब कि 100 नंबर का पेपर रहेगा, क्वेश्चन पेपर रहेगा उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। और अगर हम बात करें पासिंग मार्क की, जी हाँ, क्योंकि आपका काफ़ी कमेंट होता है कि सर आखिरकार हमें पासिंग मार्क का कितनी ज़रूरत पड़ेगी, कितने नंबर हम लोग पास होने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको बता दें, मैं 33 नंबर की ज़रूरत होती है। 33 नंबर से आपका एक भी नंबर कम नहीं आना चाहिए हिंदी में पास होने के लिए। क्लियर है ना यार? दबा के यार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एक बार अपने दोस्तों के साथ। प्रारंभ के जो 15 मिनट मिलेंगे वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या रहेंगे, निर्धारित रहेंगे। और जो संपूर्ण प्रश्न पत्र होगा, आपका पेपर रहेगा, ये आपके 2 खंडों में बटा रहेगा। खंड क में बटा रहेगा और खंड ख में। कितने खंडों बटा रहेगा? 2 खंडों में बटा रहेगा। खंड क और खंड ख में बटा रहेगा। सभी प्रश्न करना आपके लिए अनिवार्य रहेगा। जितने भी प्रश्न रहेंगे सभी के सभी आपको करना जरूरी है, कंपलसरी है। उसके बाद हम लोग एक एक करके शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग किसको सॉल्व करेंगे? खंड क को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करने वाले? खंड क को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ से शुरू करने वाले हैं। 100 अजान एक सुजान के लेखक है। हमारे साथ बस आप लोग याद करते हुए चले जाइएगा। 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? यहाँ से क्वेश्चन दबा के पूछे जाएंगे पेपर में। हाँ, बता दे रहे हैं, ठीक है ना। 100 अजान और एक सुजान के लेखक जो हैं बाल कृष्ण भट्ट है। याद कर लीजिए हमारे साथ, बाल कृष्ण भट्ट भाई साहब कौन है? 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और रट लीजिए इसको। कोई भी परेशानी हो तो बिल्कुल कमेंट कर दीजिए। चलिए यहाँ पे है राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है? भाई साहब राष्ट्र का स्वरूप आपका जो चैप्टर है, यहाँ से आपका जो गद्यांश है, बहुत इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है? भाई साहब एक आप लोग मेहनत करिएगा, ठीक है ना। जितना मेहनत करेंगे उतनी अच्छी स्कोर नंबर आप लोग स्कोरिंग करेंगे, वो भी आप क्लास 12 हिंदी के अंदर, और वो भी 16 फरवरी को, ठीक है ना। तो राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक भाई साहब कौन है? आप लोग दबा के कमेंट कर दीजिए। राष्ट्र के स्वरूप के निबंध के लेखक कौन है? डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल। बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं आप लोग।
डॉक्टर वासुदेव सर अग्रवाल। अब कहें गुरुजी बच्चे बहुत गुस्सा आ जाते हैं, गुरुजी आप रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। हाँ, और जब आपका रिप्लाई देना हम शुरू करेंगे लाइव ना तो बहुत टाइम लॉस होगा। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग केवल अपना मन पढ़ाई फोकस कीजिए, बाकी जो आप कमेंट रहेगा क्वायरीज रहेगी मैं आपको हार्ट दे के वहाँ पर लाइक करते हुए आपको रिप्लाई दे दूंगा ऑफलाइन कमेंट, ठीक ना। तो आप लोग बस फोकस कीजिए, एकदम ध्यान केंद्रित होकर पढ़ाई कीजिए। डेली का डेली आपको जुड़ना है। कितने बजे? 7 AM पे मैं लेके आने वाला हूँ, डेली 7 AM पे, और शाम को 6 PM पे हिंदी की क्लास आएगी, याद रखना। 6 AM और 6 PM पे आपको हिंदी की 2 क्लासेस मिलेगी, मास्टर क्लासेस मिलेगी। और ये जो क्लासेस होने वाले हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। सुबह 6 और शाम को 6 बजे आने वाली है हिंदी की क्लासेस, ठीक है ना, मास्टर क्लास आएगी। तो राष्ट्र का स्वरूप की निबंध लेखक कौन है भाई साहब? डॉक्टर वासुदेव सर अग्रवाल जी, छाप लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किसके हैं? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी किसके हैं? क्या ये अशोक के फूल के हैं? क्या ये अशोक के फूल के हैं कि नहीं? जो अशोक का फूल है इसके लेखक भाई साहब कौन है? क्या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है कि नहीं? कमेंट में छाप दीजिएगा, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है अगला वाला, ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक भाई साहब, ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत जी हैं, मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, या फिर यशपाल है, या फिर जैनेन्द्र कुमार है। तो ध्रुव यात्रा कहानी के यहाँ पे आपको लेखक का नाम बताना है। ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक कौन है? तो जैनेन्द्र कुमार जी हैं। भाई साहब जैनेन्द्र कुमार जी कौन है? ये ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार जी हैं। जैनेन्द्र कुमार जी कौन है? ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक हैं, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो क्या है? विद्या निवास मिश्र निबंधकार है। जो विद्या निवास मिश्र है ये निबंधकार है। किसके यार? विद्या श्रीनिवास निबंधकार है। क्या ललित निबंधों के हैं, या विचारात्मक निबंधों के हैं, या मनोवैज्ञानिक निबंधों के हैं, या फिर भावनात्मक निबंधों के हैं? तो छापने वाला क्वेश्चन है, विद्या निवास मिश्र जो है निबंधकार हैं ये किसके हैं? तो ये जो निबंधकार हैं ललित निबंधों के हैं। किसके हैं? ललित निबंधों के जो निबंधकार है विद्या निवास मिश्र जी हैं। राइट ऑप्शन आप लोग छाप लीजिएगा। क्या लगाएंगे आप लोग? ललित निबंध किसका है? विद्या श्रीनिवास मिश्र का है। ये छापने वाला क्वेश्चन आप लोग छाप लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे भाषा और आधुनिकता, जी हाँ ये आपके चैप्टर का ही है। भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। यार आपको ऐसे याद हो गया, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जो है भाषा और आधुनिकता के हैं, ठीक है ना। भाषा और आधुनिकता के किसके हैं? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की हैं। चलिए बताइए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम किसके हैं? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम किसके हैं? कमेंट बॉक्स में आपको छाप देना है। चलिए वहाँ पे आपको 5 नंबर का आपका बहुविकल्पी ऊपर हो गया। आप यहाँ पे नेक्स्ट वाला 5 नंबर बहुविकल्पी देखेंगे। दूसरा है यहाँ पे हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान है। भाई साहब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान कौन है? डॉक्टर गिरियर्सन, गारसा दत्तासी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो दूसरा का क्या ऑप्शन हो जाएगा? यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, गारसा दत्तासी। गारसा दत्तासी कौन है भाई साहब? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम कौन है विद्वान? गारदातासी जी हैं, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे खवाला देखिए क्वेश्चन क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी को किस धारा का कवि माना जाता है? जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं इनको किस धारा का कवि माना जाता है? ज्ञान मार्गी या फिर संत धारा का, राम मार्गी शाखा का, या सूफी काव्य धारा का, या फिर सगुण काव्य धारा का? तो मलिक मोहम्मद जायसी को किस धारा का कवि माना जाता है? ख का यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे तीसरा वाला, सूफी काव्य धारा का। सूफी काव्य धारा का भाई साहब किसको कवि माना जाता है? मलिक मोहम्मद जायसी जी को माना जाता है। छापने वाला क्वेश्चन भाई साहब छाप के जाइएगा, ठीक है ना, पेपर में। गए यहाँ पे क्वेश्चन है, रीतकाल को सिंगार काल नाम दिया। जो रीतकाल है इसको सिंगार काल किसने नाम दिया था? आप बताइए। रीतकाल को सिंगार काल किसने नाम दिया है? मिश्र बंधुओं ने दिया है, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया है, विश्वनाथ मिश्र ने दिया है, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है? तो रीतकाल को सिंगार काल नाम किसने दिया है? यहाँ पे ग का यहाँ पे राइट आंसर आपको लगाना है। तो ग का यहाँ पे अब मैं आपको फुल सोल्यूशन वीडियो दे रहा हूँ। सुबह 6 शाम को 6 बजे जुड़ना है। बाकी जो बीच में आती रहती है वीडियो उससे कोई मतलब नहीं है। PDF सारा आप टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे जाके SKM स्टडी टेलीग्राम से आपको PDF सारे मिल जाएगी। तो रीतकाल को सिंगार काल किसने नाम दिया था भाई साहब? ग का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? विश्वनाथ मिश्र हो जाएगा। तीसरा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। रीतकाल को सिंगार काल किसने नाम दिया था? विश्वनाथ मिश्र ने दिया था।
इतना क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे है लहर के रचनाकार है। भाई साहब लहर के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो जो लहर है इसके रचनाकार का आपको नाम बताना है। घ का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका दूसरा वाला जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद कौन है? लहर के रचनाकार है। लहर के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। क्लियर है? क्या लगाएंगे? जयशंकर प्रसाद जी लहर के रचनाकार हैं। क्लियर है ना। उसके बाद अंगा वाला यहाँ पे है हिरोशिमा कविता के रचनाकार है। हिरोशिमा जो कविता है इसके रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी हैं, या महादेवी वर्मा जी हैं, या फिर माखन लाल चतुर्वेदी जी हैं। तो जो हिरोशिमा है इस कविता के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे अंगा का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी वाला। कौन सा हो जाएगा? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, यानी कि अज्ञे जी जो है भाई साहब हिरोशिमा कविता के जो है रचनाकार है। यार परेशान नहीं होना है आपको, मतलब स्ट्रेस में नहीं जाना है। आप लोग बहुत लोग डरवाएंगे यार फेल हो जावे, यार काहे बरे फेल हो जावे, चिंता काहे करते हैं हम तो काहे बरे आप फेल हो जावे, चिंता न करें, हम पूरा आपके पढ़ाई दे, ठीक बा ना। चले बस आप लोग मेहनत कीजिए हमारे साथ। चलिए यहाँ पे भाई साहब गद्यांश, ये क्या है आपका? गद्यांश है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। गद्यांश भाई साहब 10 नंबर का है। ट्रिक अप्रोच मैं आपको बताने वाला हूँ, बस आप लोग एकदम आँख बंद करके कानों को एकदम खोल कर सुनिएगा हमारी बातों को, ठीक ना। ये जो ये गद्यांश है ना, ये ट्रिक से करवाऊंगा। किससे करवाऊंगा? आपका ट्रिक से करेंगे। देखिए कैसे करेंगे ट्रिक से। सबसे पहले हम लोग पूरा पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आपको आ रहा है तो विस्तार से वहां पे क्वेश्चन को लिखना है, नहीं आ रहा है तो जैसे मैं अप्रोच बता रहा हूँ वैसे करना है। यहाँ पे देखिए है क्या? जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। अब देखिएगा, ये तो आप पढ़ लिए ना, ये तो आप पढ़ लिए। सबसे पहले पढ़ लीजिएगा। आप क्वेश्चन का आंसर देने से पहले क्या करिएगा? इसको पढ़िएगा, पढ़ने के बाद ही आप इसका आंसर देंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे जन का प्रवाह कहाँ से है, तो देखिएगा ये जन का प्रवाह कहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको ये वाला कीवर्ड ढूंढना है। तो जन का प्रवाह कहाँ से क्या होता है, ये वाला आपको कीवर्ड ढूंढना है और उसके बाद ही आपको आंसर देना है, ठीक ना। अब मैं देखिए आपको मैं इसका पहले का आंसर आपको मैं लगवाता हूँ कहाँ पे है। देखिए ट्रिक से करना है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है यार, एग्जामिनर आपको नंबर देगा, थोड़ा सा आप उसमें बढ़िया राइटिंग बैठा दीजिएगा, काम खत्म। जन का प्रवाह से क्या होता है, तो जन के प्रवाह से आते से होता है कि जन का प्रवाह क्या होता है, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। अर्थात कह सकते हैं कि जन का प्रवाह आशय है मानव सभ्यता के अस्तित्व से। मानव सभ्यता के अस्तित्व से क्या होता है, जन के प्रवाह का आशय होता है। क्लियर है ना। जन का प्रवाह का आशय क्या होता है, मानव के अस्तित्व से होता है। अनंत का मतलब होता है अस्तित्व, जो अस्तित्व होता है उसी का प्रवाह होता है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन है। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है भाई साहब, राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। भाई साहब राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। अब देखिए जहां पर अजर अमर है वही आपको ढूंढना है। देखिए यहाँ पे ऊपर देखेंगे नहीं मिला, यहाँ पे अजर अमर है, यहाँ पे मिला ना, यहाँ पे क्या मिला, अजर अमर है। अब कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों के साथ आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। तो पहले का वो ऑप्शन हो गया और दूसरे का आपका ये आंसर हो गया। क्या हो गया, राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए क्या है, अजर अमर है। तो देखिए यहाँ पे सेकंड वाला का ये आंसर हो गया कि नहीं, सेकंड वाले का ये आंसर हो गया कि नहीं। क्या आपको कोई भी डिफिकल्टी आई क्या, कोई भी परेशानी आई क्या, नहीं आई ना। आप आंसर तो दे दिए ना अच्छे से। तो यही कहते हैं ना, आपको हम बहुत ही प्यार से पढ़ा के भेजेंगे, आप जाइएगा छाप कराइएगा, पेपर में छाप कराएंगे। सेकंड वाला देखिए आंसर हो गया। उसके बाद थर्ड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा। जो उत्थान के घाटों का निर्माण है वो कैसे होगा, इसको आपको बताना है यहाँ पे। तो देखिए अब भाई साहब उत्थान कहाँ है, घाट कहाँ है, सबसे ये देखिए उत्थान और घाट। देखिए यहाँ पे है उत्थान भी है और घाट भी है, उत्थान भी है और क्या है, घाट भी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। देखिए यही चीज है ना यहाँ पे,
कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। भाई साहब पीडीएफ जाके एसकेएम मिशनरी टेलीग्राम से डाउनलोड करिएगा। एसकेएम मिशनरी टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, ठीक है ना, जाके वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, यहाँ से यहाँ तक आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, यहाँ से यहाँ तक रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। अब ये इसका मतलब क्या हो जाएगा जरा देखिएगा, इसका मतलब आपका ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे है क्या है, जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या है, अजर अमर है। इसका मतलब हो जाएगा पृथ्वी को संचालित करने वाले शक्ति स्रोत की व्याख्या करते हुए लेखक कहता है कि जब तक ऊर्जा के आदि स्रोत जैसे सूर्य इस धरती को अपने आलोक से प्रकाशित करते रहेंगे तब तक जन का अस्तित्व भी बना रहेगा। जन का अस्तित्व भी क्या रहेगा, बना रहेगा। मतलब बात समझिएगा, ये इसका मतलब ये है कि भाई साहब जब तक जो सूर्य की रश्मियां हैं, जब तक सूर्य की रश्मियां हैं हमारे पृथ्वी पर प्रकाश दे रही हैं तब तक हमारा जो जीवन भी क्या रहेगा, बना रहेगा। बस इतना ही लिखना है और ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे है पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। क्या लिखना है यहाँ पे भाई साहब, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखना है। तो पाठ का शीर्षक कौन सा है, अब यहाँ पे देखेंगे। अब आपके मन में आएगा गुरुजी हम कैसे पहचानेंगे कि किस पाठ से लिया गया है और इसकी शीर्षक कौन है। ये काफ़ी प्यारा वाला आपका कमेंट होता है, गुरुजी आप बता दीजिए कैसे पहचानेंगे। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हम बहुत डर रहे हैं, हमारा पेपर है, हम वहाँ पे बैठेंगे नहीं समझ आएगा यार, काहे चिंता कर रहे हैं। बस आप एक चीज़ याद कर लीजिएगा, जैसे कि राष्ट्र का स्वरूप के लेखक कौन है, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी हैं, ठीक है ना, कौन है, सॉरी राष्ट्र का स्वरूप के कौन है, डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल हैं। अशोक के फूल के कौन है, भाषा और आधुनिकता के कौन है, ये याद कर लीजिएगा। इतना अगर याद हो गया तो अगले वाले का आप क्वेश्चन का आंसर फटाक से दे देंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब आपको ढूंढना क्या है, जैसे आप राष्ट्र का स्वरूप याद कर लें कि राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव सरल अग्रवाल जी का है, किसका है, डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल जी का है, ये तो आप याद कर लीजिए। अब याद करने के बाद भाई साहब क्या होगा, अब यहाँ पे ढूंढेंगे राष्ट्र। अगर राष्ट्र दिखे तो राष्ट्र का स्वरूप है, भाषा दिखे तो भाषा और आधुनिकता का है। यदि आपको दिख गया अशोक का पेड़ तो वो अशोक के पेड़ से है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे राष्ट्र मिला कि नहीं, यहाँ पर भी राष्ट्र मिला कि नहीं। तो जब भाई साहब ये किसका है, ये है राष्ट्र का स्वरूप, यानी कि पाठ का शीर्षक क्या है, राष्ट्र का स्वरूप। क्या है, राष्ट्र का स्वरूप। पाठ का शीर्षक क्या है, राष्ट्र का स्वरूप है। अब लेखक कौन है, इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल। कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जो है वो है लेखक हैं। किसके लेखक हैं, लेखक किसके हैं भाई साहब, लेखक हैं इसी के मतलब राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है। उसके बाद देखिए, अथवा आप वो करिएगा या फिर ये करिएगा, ये भी मैं करवा दे रहा हूं। यहाँ पे है मगर उदास होना बेकार है, अशोक। आधे अशोक आ गया ना, यानी कि ये अशोक के पेड़ से लिया गया, आधे अशोक के पेड़ से लिया गया है ना। अब आप तो कर लेंगे ना, बताइए। अगर अब आपको ना समझ आया, जो मैं ट्रिक अप्रोच बता रहा हूँ पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, छोड़ देंगे पढ़ाना। जी हाँ भाई साहब, आपको ना बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ा है। यार साइंस के स्टूडेंट हैं हम लोग, यार दबा के करके आएंगे। हिंदी क्या है यार, हिंदी बहुत बड़ी चीज़ हो गई क्या भाई, इंजीनियरिंग किया है ये आपका सर, ठीक है ना। फार्मेसी भी मैं इस बार करने वाला हूँ। तो यार ये होता है ना कि आप पढ़ कैसे रहे, पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए, लहजा, ठीक है ना। चिंता मत कीजिए, बहुत अच्छे से मैं पढ़ा के आपको भेजूंगा। अशोक आज भी उसी मस्ती में है, यानी जो अशोक का पेड़ भाई साहब उसी मस्ती में झूम रहा है जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था। कहीं भी तो कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ भी तो नहीं बदला है, बदलती है मनुष्य की मनोवृत्ति। यदि बदले बिना वह आगे बढ़ सकती है तो शायद कभी भी नहीं बदलती, और यदि वह न बदलती और व्यावसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता, मशीन का रथ घर घर चल पड़ता, विज्ञान का सावेग धावन चल निकलता, तो बड़ा बुरा होता। अब यहाँ पे क्या है, ये आपका क्या है भाई साहब, ये आपका गद्यांश है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, सबसे पहले पूछा गया क्वेश्चन कि लेखक के अनुसार, जो लेखक है उसके अनुसार किसमें परिवर्तन हुआ है, लेखक के अनुसार किसमें परिवर्तन हुआ है।
तो लेखक के अनुसार जो परिवर्तन हुआ है यह हुआ है मनोवृत्ति में परिवर्तन हुआ है। किसमें परिवर्तन हुआ है? मनोवृत्ति में परिवर्तन हुआ। देखिए यहाँ पे बदलती है मनुष्य की मनोवृत्ति। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बदलना, यहाँ पे है ना परिवर्तन हो मतलब बदलना। बदलती है मनुष्य की मनोवृत्ति, यानी कि लेखक के अनुसार किसमें परिवर्तन हुआ है? तो लेखक के अनुसार मनुष्य की मनोवृत्ति में परिवर्तन हुआ है। मनुष्य की मनोवृत्ति में परिवर्तन हुआ है। किसमें परिवर्तन हुआ है? मनुष्य की मनोवृत्ति में परिवर्तन हुआ है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। पहले हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे कि कहाँ से कहाँ तक रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। देखिएगा, मान लीजिए अगर पेपर में आपको रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना नहीं आ रहा है तो आप क्या करिएगा, इसको बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिएगा। ये तो आप कर ही लेंगे यार, इसको तो आप बना के लिख लेंगे, इसमें ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। इसको आप बस बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिएगा। 2 नंबर है, 1 नंबर आपको एग्जामिनर दे देगा। मनोवृत्ति और धावन शब्दों का अर्थ बताइए। मनोवृत्ति का मतलब क्या होता है? छाप लीजिए। मनोवृत्ति क्लियर है? तो मनोवृत्ति का मतलब क्या होता है, यहाँ पे छापने वाला क्वेश्चन है, जस्ट वेट। यहाँ पे हाँ मनोवृत्ति हाँ मनोवृत्ति का होता है मानसिक शक्ति। मनोवृत्ति क्या होता है? मानसिक शक्ति होती। क्या होती है? मानसिक शक्ति होती है। मानसिक शक्ति होती है मनोवृत्ति की। क्या होती है? मानसिक शक्ति होती है। और धावन का क्या होता है? इसको छाप लीजिए। दौड़ लगाना, दौड़ लगाना बोलते हैं ना, धावन दो धावक होते, धावक दौड़ने वाले। तो धावन का मतलब होता है दौड़ लगाना और मनोवृत्ति का मतलब होता है मानसिक शक्ति होता है, ठीक है ना। अशोक आज भी उसी मस्ती में क्यों है? अशोक जो है, अशोक वो आज भी उसी मस्ती में क्यों है जो कि 2000 पहले था। जैसा 2000 पहले था वैसे आज भी उसी में क्यों है? तो आप लिखेंगे अशोक आज भी उसी मौज में है क्योंकि वह सभी परिवर्तन से तटस्थ है। तटस्थ मतलब वो टिका हुआ है और उसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। यानी कि जो अशोक का पेड़ है वो उसी में क्या है? दृढ़ निश्चित है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया है और न ही वो परिवर्तन का आकांक्षी है। यानी कि वो नहीं चाहता कि मैं मुझ में परिवर्तन हो, वो उसी चीज में बना रहना चाहता है। क्लियर है? इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पे उपयुक्त पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताइए। अब देखिए अशोक आया तो कहाँ से है? पाठ का शीर्षक क्या है? अशोक का पेड़ है। क्या है? अशोक के पेड़। क्या है यहाँ पे? सॉरी अशोक का फूल है, सॉरी अशोक का फूल है, पेड़ नहीं रहेगा, फूल रहेगा। प्लीज माफी चाहेंगे इसके लिए, मिस्टेक हो गया हमारा। और लेखक का नाम क्या है? अशोक के फूल के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। क्लियर है? इतना हो गया। उसके भाई साहब पद्यांश की ओर चलेंगे। आज मैं पद्यांश ही सॉल्व कराऊंगा, चिंता मत करिएगा, क्योंकि आप कहते हैं कि गुरुजी यार पद्यांश आप सॉल्व नहीं कराते, गद्यांश तो सॉल्व करा दिए, पद्यांश को भी अगर सॉल्व करा देते तो थोड़ा मजा आ जाता, हम लोग पढ़ लेते अच्छे से और जाते एग्जाम में करके चले जाते। तो कोई चिंता मत कीजिए, अब मैं आपका पद्यांश ही सॉल्व कराने वाला हूँ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे पद्यांश क्या है, सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। पद्यांश यहाँ पे है, देखिए पद्यांश क्या दिया गया है, इसको आप सबसे पहले पढ़िए। 1 सेकंड, यहाँ तक है ना, थतपति। यहाँ पे दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन शपथ है। यदि मैं उकसाई गई भारत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खूं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, करके पहाड़ सा पाप कौन रह जाऊं। राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। थी सन छत्र राशि निशा उत्तेत टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ पे है आपका क्या है, ये आपका है पद्यांश। कितने नंबर का है आपका? 10 नंबर का पद्यांश है। छापने वाला क्वेश्चन यार, पूरा सोल्यूशन करवाऊंगा, चिंता मत करिएगा, ठीक है ना। पूरा का पूरा मैं सोल्यूशन करवाऊंगा। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लिए, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए तो मैं इसका आंसर आपको करवा दूं। इसको आपने स्क्रीनशॉट कर लिया कि नहीं? अगर इसका स्क्रीनशॉट कर लिया तो मैं इसके क्वेश्चन और आंसर की तरफ आगे की ओर बढ़ूंगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे इसका आपका हो जाएगा क्वेश्चन। क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर है।
देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहला वहां पे पूछा गया क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये पूछा गया था प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और शीर्षक नाम क्या था, तो क्या लिखेंगे, कैकेयी का अनुताप। पाठ का शीर्षक क्या है, कैकेयी का अनुताप शीर्षक से उद्धृत है, और जिसके कवि कौन है, मैथिली शरण गुप्त है, मैथिली शरण गुप्त। तो जो अभी मैंने पद्यांश बताया वो कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है कैकेयी के अनुताप से, और इसके कवि कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करना था, रेखांकित अंश की व्याख्या ये करना था, थी से लेके थप काती तक था। तो इसमें क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कैकेयी के पश्चाताप को अपूर्ण ढंग से अभिव्यंजित करते हुए कहा है, कैकेयी के सब कुछ कहने के दौरान तारों से भरी चांदनी रात के ओस के रूप में अश्रुजल बरसा रही थी, और नीचे मौन सभा हृदय को थपाते हुए रुदन कर रही थी। अर्थात कैकेयी के हृदय परिवर्तन और उसके पश्चाताप को देख सभी लोगों की संवेदना उसके साथ थी, मानो सभासद सहित प्रकृति ने भी उसे उसके अपराध के लिए क्षमा कर दिया हो। उसके बाद यहाँ पे ग क्वेश्चन पूछा गया था, दुर्बलता का चिन्ह क्या है और इसे कौन किससे कह रहा है, तो दुर्बलता का चिन्ह शपथ है, दुर्बलता का चिन्ह क्या है, शपथ है, और इसे कैकेयी ने अपनी मूल स्वीकार करते हुए सभा के समक्ष श्री राम से कहा। घ यहाँ पे ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। यह कथन किसका और किसके प्रति है, यह कथन किसका और किसके प्रति है, तो इसमें लिखेंगे ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। यह कथन कैकेयी का सभा के समक्ष श्री राम के प्रति है, किसके प्रति है, श्री राम के प्रति है। अगला यहाँ पे था, नीरव सभा की क्या स्थिति थी, तो नीरव सभा की जो स्थिति थी वो क्या थी प्यारे बच्चों, मौन थी। क्या थी प्यारे बच्चों, मौन थी। क्लियर है। उसके बाद चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद ये दिया गया था, दुख की पिछली रजनी बीच कभी मत इसको भूल जाओ। यहां से आपको क्वेश्चन दिया गया है, प्रस्तुत पद्यांश का पाठ और कवि का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, नवल और गात शब्दों का अर्थ लिखिए, यहाँ तुम किसके लिए प्रयुक्त है और वह किसको क्या समझ बैठे, और यह किसका कैसा वरदान है। तो यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसका आपको एक एक करके आंसर देना, तो ये आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है ना। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था मैं करवाता चला गया, आप इसको खुद से कर लीजिए, खुद से आप करेंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप लोग खुद से कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद भाई साहब लेखक की तरफ चलते हैं। ये जो लेखक का जीवन परिचय ना, ये आपका 5 नंबर का है भाई साहब, 5 नंबर पकाने वाला है। आप भाई साहब ये पका लीजिए, 5 नंबर का जीवन परिचय। कितने नंबर का है, 5 नंबर का जीवन परिचय है, और इसको आप पका लीजिए 5 नंबर, और जाइएगा 16 फरवरी को छाप दीजिएगा। 16 फरवरी को जाइएगा और आप क्या करेंगे, छाप कर आएंगे। क्या करेंगे, छाप कर आएंगे। यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक आप लोग लाइक नहीं किया यार, कितने बच्चे जुड़े हैं यार, इतने कम यार, प्लीज़ यार और लोग जुड़िए ना, और लोग जुड़िए ना। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का मैंने जीवन परिचय पढ़ा दिया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय में पढ़ा दिया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। लेखक का जीवन परिचय ये 5 नंबर का आएगा। जीवन परिचय बोलिए या फिर साहित्यिक परिचय, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। और इनकी प्रमुख कृतियां आप लोग याद कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि सर आप तो बोल दिए कि जीवन परिचय, अरे ये तो साहित्यिक परिचय है, अरे कोई ना, साहित्यिक परिचय ही याद कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो कवि का पूछेगा, कितने पूछेगा, 80 शब्दों में 5 नंबर का। चलिए यार मैं कवि एक काम करता हूँ, कवि मैं आपको बता देता हूँ, कवि का मैं आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। कवि का आपको मैं पढ़ा देता हूँ, लेखक का आप लोग याद कर लीजिएगा। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और रामधारी सिंह दिनकर, ये 3 है। अब इन तीनों में से मैं एक का पढ़ाऊंगा, किसका है, महादेवी वर्मा का। किसका मैं पढ़ाने जा रहा हूँ यहाँ पे, महादेवी वर्मा का भाई साहब हम लोग जीवन परिचय देखेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए या फिर याद कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। तो इसमें क्या लिखेंगे, आधुनिक साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य के मीरा के रूप में प्रतिष्ठित महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में एक अध्यापक
परिवार में हुआ था। भाई साहब महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? फर्रुखाबाद में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? फर्रुखाबाद में हुआ था और एक अध्यापक परिवार में हुआ था। कुशाग्र बुद्धि बालिका महादेवी ने बाल्यकाल से ही काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी। विवाह के बाद दाम्पत्य जीवन लंबा न चल सका और महादेवी वर्मा ने स्वयं को साहित्य साधना के सागर में डुबो दिया। यानी कि इन्होंने क्या किया? विवाह किया, लेकिन विवाह के बाद ये इनका जीवन जो है ना लंबा नहीं चला। भाई साहब आधे रास्ते में टूट गया, आई थिंक, जो भी हुआ हो। फिर दर्शन, साहित्य, चित्रकला में विशेष रुचि रखने वाली महादेवी वर्मा जी, मतलब कि यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि इनका जो विवाह के बाद, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी पर्सन थी और कहीं ना कहीं ये आधुनिक हिंदी साहित्य में मीरा बोली जाती हैं। जो महादेवी वर्मा जी हैं मीरा बोली जाती है और बीच में इनका आई थिंक कुछ भी हुआ होगा जो कि जिनके कारण की दाम्पत्य जीवन, मतलब जो शादी थी वो चल नहीं सकी थी, वो टूट गई थी। क्लियर है ना? मतलब मेरे कहने का मतलब यही है। और महादेवी वर्मा ने स्वयं को फिर, मतलब इनका जीवन नहीं चलाना दंपत्ति वाला, मतलब शादी टूट गई तो यार फिर ये बोली टूटी नहीं, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर टूटी है, जो यहाँ पे लिखा है मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है ना। फिर महादेवी वर्मा ने अपने आप को साहित्य साधना, मतलब ये साहित्य योगदान का लेखक उखक के रूप में ये अपना टाइम देने लगी। फिर दर्शन, संगीत, चित्रकला में विशेष रुचि रखने वाली महादेवी वर्मा उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्यता भी रही। क्लियर है? और आधुनिक हिंदी साहित्य के छायावाद की चतुष्टय में विशिष्ट स्थान रखने वाली महादेवी वर्मा जीवन भर स्त्री स्वातंत्र्य के लिए संघर्षरत रहीं और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए स्त्रियों का शिक्षित होना जरूरी इन्होंने बताया। ठीक है ना? और इनके द्वारा रचित काव्य रहस्यवाद, वेदना तथा सूक्ष्म अनुभूतियों के मर्म स्पर्शी तथा कोमल भाव अभिव्यक्तियों का अनूठा संगम है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण अलंकार तथा भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित महादेवी वर्मा का देहावसान यानी कि इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी प्रयागराज में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी याद कर लीजिए? रश्मि, निहार, निर्जा, सांदगीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, यामा, हिमालय इत्यादि महादेवी की प्रमुख क्या है? रचनाएं हैं। क्लियर है ना? और यहाँ पे कुछ पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो महादेवी वर्मा की ब्रजभाषा और आरंभिक खड़ी बोली थी और कविताओं का संकलन प्रथम आयाम शीर्षक से भी इनका प्रकाशित हुआ था। क्लियर है ना? ये इनका लिख सकते हैं, अगर आपको लिखना है तो आप इनको लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्लियर है? चलिए हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई साहब? यहाँ पे देख लीजिए, बहादुर, भाई साहब बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश। भाई 5 नंबर पक्का कर लो, मैंने कई बार कहानी सुना है यार। ये तो पंचलाइट तो लव स्टोरी है, लव स्टोरी में इनके तीन मेजर रोल करेंगे। सबसे एक गुलरी काकी है, एक गुलरी है, गुलरी काकी है, ठीक है ना। दूसरी मुनरी है, क्या है? मुनरी है। और मुनरी का लवर है, क्या है? लवर। लवर का नाम क्या है भाई साहब? गोधन है। क्या है? गोधन है। ये तो मैं कई बार बताया हूँ कि इसको लिखने के लिए ये आपका 5 नंबर आपके बोर्ड में दिलवा देगा आसानी से। 5 नंबर अगर फिक्स करना है तो भाई साहब इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग पंचलाइट और बहादुर को देख लेते हैं। देखिए बहादुर जो है ना, ये नेपाल का एक लड़का रहता है। यार आराम से पहले आप सुनिएगा बस मेरी बातों को। बहादुर जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप लोग आंख बंद करके लिखिएगा। बहादुर नेपाल का एक लड़का रहता है। उसकी माँ उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, इसीलिए अपनी माँ से तंग आकर वो भागकर शहर चला आता है। कहाँ चलाता है? शहर चलाता है। और यहाँ पर लेखक की पत्नी निर्मला, जो कि अपने रिश्तेदारों के घर शान सुविधाओं को देखकर, यानी कि जो उनके रिश्तेदार थे उनके यहाँ थे नौकर, और नौकर की शान सुविधाओं को देखकर अब वो भी चाहती हैं कि हमारे यहाँ कोई नौकर आ जाए। ठीक है ना? तो फिर वो बहादुर को काम पर रख लेती हैं, नौकर के रूप में रख लेती हैं। पहले तो निर्मला और उनका जो परिवार था बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार करता था, लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में बहादुर के साथ गाली गलौज, मारपीट इत्यादि चीज़ें करने लगे और इससे परेशान होकर बहादुर घर छोड़कर
मतलब उनका परिवार छोड़कर वो भाग आता है। मतलब सबसे पहले निर्मला जी तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करती है बहादुर के साथ, लेकिन बाद में गाली गलौज मारपीट करने लगती है, जिसके कारण वो जो बहादुर था वो छोड़कर भाग आता है, मतलब उनके घर को छोड़ के भाग जाता है। और फिर लेखक की पत्नी और उनके परिवार वाले पछताने लगते हैं कि काश अगर बहादुर होता तो सारा काम करता, क्योंकि अब ये लोग आराम के आदी बन चुके थे। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो यार काम नहीं करेगा, अगर कोई 2 साल काम नहीं किया, अगर अब उसको 2 साल के बाद अचानक काम करना पड़े तो नहीं कर पाएगा ना यार। अगर आप कभी भी 3 घंटे एग्जाम में बैठ के नहीं लिखे हैं तो आप लिख नहीं पाएंगे, 2 घंटे बाद आपका दिमाग खराब होने लगेगा। इसीलिए आप आज से आप मेरे साथ पढ़ने का आप लोग बना लीजिए कि 1 घंटे सर की क्लास करनी है, कुछ भी हो जाएगा। एसकेएम स्टडी की सर जो क्लास करवाएंगे हिंदी की, उसको 1 घंटे क्लास हम लोग जरूर करेंगे सुबह 6 बजे आराम से उठ के फ्रेश माइंड के साथ। क्लियर है ना? चलिए, यहाँ तक हो गया। उसके बाद पंचलाइड वाला क्या है? तो पंचलाइड जो है ये अमरकांत जी के द्वारा लिखित, नहीं ये फड़विसन रेणुदास, बहादुर जो है वो अमरकांत जी द्वारा है। चलिए, पंचलाइड कहानी को कैसे लिखना है हम लोग देख ही लेते ना, हो काहे के लिए आप परेशान होंगे, नहीं तो कहेंगे गुरुजी कैसे लिखना है हमें ये तो बता दीजिए कम से कम, नहीं तो पेपरवा में कैसे लिखेंगे, हम सुन के तो चले जाएंगे, लिखेंगे कैसे। चलिए, तो हम लोग बहादुर कहानी वाला हम लोग आपको बता देते हैं, पंचलाइड वाला हम लोग बाद में देख लेंगे, बहादुर वाला आपको हम बता देते हैं। तो अमरकांत कृति कहानी बहादुर का उद्देश्य समाज की विद्रूपता तथा उसके चरित्र का सटीकता के साथ उजागर करना है। इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न संघर्ष और अमानवीय रूप के दर्शन कराना तथा उसे सहानुभूति के रूप में विदित करना है। तो शोषितों के प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार ऊंच नीच के भेदभाव कारण दिलों की पड़ी दरार के उभर देता है। लेखक का मध्यवर्गीय परिवार घर से भाग कर आए लड़के बहादुर का जमकर शोषण करता है। वही मैं बताया ना कि निर्मला की पत्नी उसके साथ जमकर शोषण, जो मैं बता वो भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और झूठे दिखावे और शान शौकत के लिए बहादुर को नौकर पर रखते हैं और निर्मला का लड़का किशोर उस पर रौब जमाता है तथा उसे बात बात पर मारता पीटता है। ये क्रियाकलाप मध्यवर्गीय परिवारों का शोषक मानसिक को अभिव्यक्त करते हैं तथा बहादुर की टूटती हुई मनोस्थिति को मानवीय तरीकों से महसूस कराते हैं और वर्ग संघर्ष की परिपाटी किस प्रकार एक छोटे बच्चे के मनोविज्ञान को प्रभावित करती है और मध्यवर्गीय परिवार सत्कर्मों के आवरण के पीछे दुष्कर्मों एवं शोषण के निष्कृत श्रृंखला को छिपाए रखता है, यही प्रकट करना इस कथा का क्या है उद्देश्य है। यही है, मतलब बताया गया कि बहादुर को पहले उसके साथ शोषण किया जाता है, आज भी हो रहा है बच्चों के साथ। बहादुर नहीं, कई सारे ऐसे बहादुर आज भी हैं कि भाई साहब उनके साथ क्या किया जाता है, शोषण किया जाता है अपने समाज में, ठीक है ना। और पंचलाइट क्या है? तो पंचलाइट ये बिहार की एक आंचलिक कहानी है। इसके लेखक है फड़विसनाथ रेणु जी। इसमें क्या होता है कि एक महतोटेली होती है जो कि राम की नवमी के मेले पर बाजार जाती है और वहां पे एक पेट्रोमैक्स खरीद कर ले आती है, जिसे वो बहुत ही सम्मानित चीज समझते हैं। अब वो भाई साहब वो ला तो लिए, लेकिन उसको जलाने के लिए कोई नहीं जानता था कि इसको जलाएगा कौन। फिर बात फंसती है कि भाई साहब हम लोग पेट्रोमैक्स तो खरीद लिए, लेकिन इसको जलाएगा कौन। फिर भाई साहब उसमें से निकल के आती है, महतो टोली में से एक रहती है मुनरी। और मुनरी कौन है? तो मुनरी है गोधन की लवर यानी प्रेमिका। और गोधन कौन है? गोधन है एक युवक जो कि सलीम का गाना गाता था। और जो मुनरी की काकी है गुलरी, वो पंचायत से शिकायत कर दी थी कि भाई साहब गोधन जो है वो बदतमीजी करता है, मतलब गुलरी काकी को जो घर से बगल से हमारे, वो सलीम का गाना गाकर निकलता है, इसीलिए गांव वाले उसको घर से निकाल दिए थे। फिर मुनरी इसी का उठाती है, कहती कि आप लोग तो पेट्रोमैक्स जला नहीं पाएंगे, गोधन पेट्रोमैक्स जला लेगा। तो फिर लोग उसको बुलाते हैं, पेट्रोमैक्स गोधन जला देता है। फिर मुनरी काकी प्रसन्न हो जाती है, गांव वाले भी प्रसन्न हो जाते हैं। गांव वाले कहते हैं कि जाओ तुम खूब गाओ सलीम का गाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और गुलरी काकी भी एकदम मस्त हो जाती है, कहती कि ऐसा दामाद मुझे नहीं मिलेगा। फिर भाई साहब उसको दावत देती है, वो आता है, खाता पीता है, एकदम एंजॉय करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ पे स्वपठित खंड काव्य, भाई साहब अपने जिले के अकॉर्डिंग स्वपठित खंड काव्य पढ़ लीजिएगा। अगर कहेंगे तो इस पर मैं आपको एक दिन में ही सातों के सातों खंड काव्य बनाकर अपलोड कर दूंगा। वैसे मैं पहले से ही इस वीडियो को अपलोड कर दिया हूँ खंड काव्य का, जाके प्लेलिस्ट से आप आसानी से पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो देखिए खंड काव्य जो है 80 शब्दों में लिखना रहेगा, 5 नंबर का रहेगा। सबसे पहला खंड काव्य पूछा जाएगा श्रवण कुमार पर खंड काव्य के आधार पर श्रवण कुमार के चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डाली, या फिर श्रवण कुमार खंड काव्य के संदेश खंड की कथा अपने शब्दों में लिखे। तो ये अपने जिले के अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा, मैं इस पे वीडियो पहले ही बना दिया हूँ। रश्मि रथी खंड काव्य के सप्तक सर्ग का कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चित्रांकन कीजिए। उसके बाद यहाँ पे मुक्ति यज्ञ खंड काव्य का कथासार अपने शब्दों में लिखिए। मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी का यहाँ पे चरित्र चित्रण कीजिए। सत्य की जीत खंड काव्य की नायिका का चरित्र चित्रण कीजिए और सत्य की जीत खंड काव्य का कथा सार लिखिए। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे है त्यागपथी खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। त्यागपथी के आधार पर राजश्री का चरित्रांकन कीजिए। ठीक है ना। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। चलिए उसके बाद है यहाँ पे आलोक वृत्त वाला आप कर लीजिएगा और आलोक वृत्त खंड काव्य यहाँ पे। उसके बाद चलिए खंड ख यहाँ पे शुरू होता है। खंड ख क्या है आपका व्याकरण है। अब व्याकरण में यहाँ पे संस्कृत से व्याकरण बनेगा, साथ ही साथ हिंदी के रहेंगे। तो संस्कृत से आपके 14 नंबर पूछा जाएगा। गद्यांश और श्लोक रहेगा, गद्यांश और श्लोक पर आधारित रहेगा। ये आपका 7 नंबर का है गद्यांश। यहाँ पे है क्या, देखिए गद्यांश है संस्कृत से लेकर आपका यहाँ तक है इति तक। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसका मैं अर्थ बताने चल रहा हूँ, इसका आप लोग हिंदी अनुवाद बता देंगे, चिंता मत करिएगा। संस्कृत साहित्य से लेकर कहाँ है गिवाण भारती इति तक है। इसका हम आपको क्या करना रहेगा, इसका आपको बोलेगा भाई साहब क्वेश्चन कि आप इसका संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे कोई इशू नहीं। यहाँ पे हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे सबसे पहले हम लोग संदर्भ देखेंगे, फिर प्रसंग, फिर यहाँ पे अनुवाद देखेंगे। ठीक है ना। तो इसका भाई साहब देख लेते हैं हम लोग संदर्भ। तो प्रस्तुत गद्यांश पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के संस्कृत भाषाया महत्व नामक पाठ से अवतरित है। तो कहाँ से लिया गया है, संस्कृत अगर शब्द प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पे, अगर संस्कृत है तो मतलब ये समझ लीजिए कि ये संस्कृत भाषा महत्व से लिया गया है बस। प्रसंग गद्यावरण में संस्कृत भाषा के महत्व को प्रदर्शित करते हुए स्पष्ट किया जा रहा है कि यह एक ऐसी भाषा है जो भारतीय संस्कृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। उसके बाद इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास तथा भास, भारवी, भवभूति आदि महाकवि अपने रत्न रूपी ग्रंथों के माध्यम से आज भी पाठकों के हृदय में विराजते हैं, या अर्थात बसते हैं। यह भाषा हम सभी के लिए माता के समान सम्मानीय तथा वंदनीय है, जिससे भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, संस्कृत एकता तथा संस्कृति को सुरक्षित रखा जा सकता है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीनतम तथा श्रेष्ठ भाषा है, प्राचीनतम तथा श्रेष्ठ भाषा है। क्लियर है, इतना क्लियर है कि नहीं। चलिए उसके बाद यहाँ पे है आपका सेकंड वाला है, आप अथवा में आप ये भी कर सकते हैं, आप चाहे वो करिएगा या फिर ये करिएगा, दोनों में से आपको एक करना रहेगा। उसके बाद आपका श्लोक आएगा। क्या आएगा आपका, श्लोक आएगा। भाई साहब ये जो श्लोक है ना, ये भी आपको अच्छा नंबर दिलवाएगा। देखिए श्लोक क्या है यहाँ पे, श्लोक ये बोल रहा है कि दिए गए श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए, आपको मैं 7 नंबर दूंगा, आपको मैं 7 नंबर दूंगा, ऐसा श्लोक बोल रहा है। ये आप ये सॉल्व करिएगा या फिर आप ये वाला सॉल्व करिएगा, ये वाला सुखार्थीन से लेकर च रक्षणाय तक। ठीक है ना। इसमें से कोई एक आपको सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ वाला ये ऊपर वाला सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना। इसको सॉल्व कर रहे हैं, ऊपर वाला सॉल्व कर रहे हैं, पहले वाले को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब पहले वाला कौन सा है, आप ये तो देख लीजिए। तो हम लोग इस वाले को सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला, ये वाला हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है ना। आप लोग अपने दोस्तों के साथ यार वीडियोस को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। एक बार क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे, सॉरी एक बार जस्ट सेकंड यार,
जस्ट सेकेंड सॉरी, ये वाला हाँ ये वाला मैं सॉल्व कर रहा हूँ ऊपर की ओर, ये वाला भी हम लोग इसी में सॉल्व कर ले रहे हैं। यहाँ बोल क्या रहा है, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका नामक पाठ के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ से उद्धृत है। इसका अनुवाद क्या लिखेंगे, याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा, हे मैत्री, मैं इस साधना यानी कि गृहस्थाश्रम से ऊपर जाने वाला हूँ, अतः तुम्हारी संपत्ति का मैं दूसरी पत्नी कात्यायनी से बंटवारा कर दें। और मैत्रेयी ने कहा, यानी मैत्रेयी जो थे, मैत्रेयी मतलब उसके मित्र ने कहा, यदि सारा पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए तो भी क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगा। याज्ञवल्क्य बोले नहीं। क्लियर है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पर वाला अगर आप देखेंगे, यहाँ वाला ये वाला जो है, तो ये वाला आप इस लोग आप खुद से कर लीजिएगा ना, इसको आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको आप कर लीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में इसका करवा दूंगा, चिंता मत करिएगा। उसके बाद यहाँ पे है लोकोक्तियाँ और मुहावरे। क्या है भाई साहब, लोकोक्तियाँ और मुहावरे हैं जो कि आपका 2 नंबर का आएगा। लोकोक्तियाँ और मुहावरे यहाँ पे 2 नंबर का आएगा। अब हम लोग इसको देखेंगे। सबसे पहला यहाँ पे है अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना, आपको बताना है कि भाई साहब अपना उल्लू सीधा करना यानी कि स्वार्थी होना। क्या हो जाएगा, स्वार्थी होना। अपना उल्लू सीधा करना यानी कि स्वार्थी होना। इसका प्रयोग क्या हो जाएगा, इसका प्रयोग हो जाएगा तृप्ति की नौकरी लगने के बाद उसके घर में घी की दी सॉरी अपना उल्लू सीधा करना, इसमें क्या हो जाएगा, अपना उल्लू सीधा करने के बाद रमेश राजेश को घर में अकेला छोड़ बना। मतलब अपना उल्लू सीधा करने के बाद जो राकेश था रमेश को अकेले ही छोड़कर चल दिया। उसके बाद घी जलाना, घी के दिए जलाना, इसका क्या हो जाएगा, अत्यंत प्रसन्न होना। अत्यंत प्रसन्न होना, इसका क्या हो जाएगा भाई साहब, रमेश की जॉब लगते ही वह घी के दिए जलाने लगा। एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज यानी कि एक उपाय से 2 कार्य। क्या हो जाएगा, एक उपाय से 2 कार्य, एक उपाय से 2 कार्य। इसका क्या हो जाए भाई साहब, छाप लीजिए। इसका हो जाएगा कि रमेश हिंदी विषय से एमए कर रहा था और साथ ही साहित्य सम्मेलन से साहित्य रत्न का फॉर्म भर दिया और उसके साथ एक पंथ 2 काम। यानी कि आप कह सकते हैं आप कक्षा 10वीं में कर रहे हैं, साथ ही साथ आपने ITI भी कर लिया। एक अनार 100 बीमार यानी कि वह वस्तु जिसकी इच्छा सभी को पर उपलब्धता कम हो। एक अनार 100 बीमार यानी कि आजकल नौकरी की कमी है, आजकल नौकरी क्या है, कम है, लेकिन उसको पाने वाले अनेक हैं। यह तो वही बात हो गई, एक अनार 100 बीमार। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे संधि विच्छेद वाला है। संधि विच्छेद क्या है यहाँ पे, अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा, अत्यधनाचार, अतिधनाचार, सतधनाचार या फिर अधनाचार। तो अत्याचार का यहाँ पे संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पहला का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी यानी कि ब वाला। अतिधन आचार क्या हो जाएगा, अत्याचार का संधि विच्छेद हो जाएगा। महेंद्र का भाई साहब संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, छापने वाला क्वेश्चन, इसको छाप डालिए। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो सेकंड का यहाँ पे राइट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, महेंद्र का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा आपका महाधन इंद्र। महेंद्र का संधि विच्छेद हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि है, गुण संधि है। नोट कर लीजिए कौन सी संधि, इसमें गुण संधि है। क्लियर है। उसके बाद नीचे आ जाइए, नायकः का संधि विच्छेद है। भाई साहब नायकः का संधि विच्छेद कौन सा है, नय धन अकः। नय धन अकः किसका है, नायकः का संधि विच्छेद है। इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें अयादि संधि है। इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें अयादि संधि है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, तो नीचे यहाँ पे दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन करना है। आत्मना शब्द में विभक्ति और वचन, जो आत्मना है इसमें कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है आपको बताना है। भाई साहब आप रुक के पूरा पढ़िएगा, जाइएगा मत, आपको छोड़ के नहीं जाना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला, तृतीया विभक्ति एक वचन। आत्मना में विभक्ति और वचन कौन सी है भाई साहब, तृतीया विभक्ति एक वचन जो है आत्मना में विभक्ति और वचन है। क्लियर है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे,
नामने शब्द में विभक्ति और वचन बताइए। जो नामना है इसमें शब्द में विभक्ति और वचन कौन सा है? तो नामने में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। कौन सा है? चतुर्थी विभक्ति एक वचन नामने में है। चतुर्थी विभक्ति एक वचन किस में है? नामने में है। नीचे आ जाएंगे, अब सदयुग वाला है यहाँ पे अभय और उभय। तो अभय का मतलब क्या होता है और उभय का मतलब क्या होता है? तो लिख लीजिए, जो अभय मतलब होता है भयहीन। अभय मतलब क्या होता है? भयहीन होता है। उभय मतलब क्या होता है? उभय मतलब क्या होता है? तो उभय मतलब जो होता है वो होता है दोनों होता है। क्या होता है? दोनों होता है। अभय मतलब भयहीन, उभय मतलब दोनों होता है। क्लियर है? इतना नोट कर लीजिए। नीचे चले आएंगे, कुल और कुल। कुल और कुल, तो एक कुल मतलब क्या होता है? वंश होता है। एक कुल मतलब क्या होता है? वंश होता है। एक कुल मतलब क्या होता है? किनारा होता है। आप देखे होंगे हर साल ये बोर्ड परीक्षा में आपके पूछा जाता है, हर साल कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है आपका हिंदी का। तो आप भाई पढ़ लो ना, पढ़ लो, काहे के लिए छोड़ रहे हो? तो वंश और किनारा, द ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नीचे आएंगे, ख वाला। एक शब्द के दो अर्थ लिखिए, लेकिन मैं तीनों करवा दूंगा, चिंता मत करिएगा। 2 नंबर का है, छापने वाला पत्र। पत्र मतलब क्या होता है? पत्र मतलब होता है चिट्ठी। क्या होता है? चिट्ठी होता है। एक पत्र और होता है, आप लोग पत्र, पत्र मतलब होता है पेड़ की पत्ती, पेड़ का पत्ता, पेड़ का पत्ता होता है। तीर, तीर का क्या होता है? बाण होता है। क्या होता है? बाण होता है। और क्या होता है? सर होता है। क्या होता है? सर होता है। क्या होता है? सर होता है। और क्या होता है? किनारा होता है। क्या होता है? किनारा, किनारा होता है। अनंत मतलब क्या होता है? असीम। क्या होता है? असीम, असीम। इन्फिनिटी मतलब इंग्लिश वाला मत लिखिएगा, इन्फिनिटी वाला। एक विष्णु भी होता है। क्या होता है? विष्णु जी होता है, विष्णु। क्लियर है? विष्णु। इतना आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे ग वाला है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। वाक्यांशों के लिए यहाँ पे एक शब्द का चयन करना है। माफी चाहेंगे, थोड़ा सा नॉइस प्रॉब्लम है क्योंकि 1 घंटे लगातार आपको पढ़ा रहे हैं 1 घंटे से, तो इसलिए दिक्कत हो जाती है ना बीच बीच में। चलिए, जिसका ज्ञान कम हो, जिसका ज्ञान कम हो उसे भाई साहब क्या बोलते हैं? अल्पज्ञ, अज्ञ, अनजान या फिर अक्षम। तो जिसका ज्ञान कम हो उसे क्या बोला जाता है? तो जिसका ज्ञान कम हो उसको हम लोग अल्पज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्पज्ञ बोलते हैं। जिसका ज्ञान कम हो उसे क्या बोलते हैं? अल्पज्ञ बोलते हैं। जंगल में स्वयं लगने वाली आग क्या कहलाती है? तो जंगल में स्वयं लगने वाली आग को हम लोग दावाग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं? दावाग्नि कहते हैं। जंगल में स्वयं लगने वाली आग को दावाग्नि कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। किसको? 2 वाक्यों को आपको शुद्ध करके लिखना है। सबसे पहला है, कृष्ण और राधा नित्य कर रहा है। कृष्ण और राधा नित्य कर रहा है। यहाँ पे पहला का आपको राइट आंसर क्या हो जाए? कृष्ण और राधा नित्य कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कृष्ण और राधा नित्य कर रहे हैं। कर रहा पे स्थान क्या कर देंगे? रहे हैं। नित्य और कृष्ण और राधा नित्य कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? जहाँ पे रहा है यहाँ पे रहे हैं। सूर्य पूरब में निकलता है। सूर्य पूरब में निकलता है, तो में के स्थान पे क्या भाई साहब यहाँ पे लगा देंगे? से। पूरे सूरब से निकलता है। मैं कलम के साथ लिखता हूँ, नहीं, मैं कलम से लिखता हूँ। मैं कलम से लिखता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? के साथ में सी हो जाएगा। मैं कलम से लिखता हूँ। पुत्री पराया धन होता है। पुत्री पराया धन होता है। भाई साहब मेल है, यहाँ पे फीमेल बना दे रहा है, फीमेल को मेल बना दे रहा है। तो पुत्री पराया धन होती है। पुत्री पराया धन होती है, यहाँ पे लिख सकते हैं पुत्री पराया धन होती है। यहाँ पे होती है कर लेंगे, ठीक है ना, होती है। क्लियर है? उसके बाद आ जाए भैया इधर, इधर आ जाइए। यहाँ का है रस छंद अलंकार। इसको मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है ना। मैं पढ़ा दे रहा हूँ, चिंता मत करिए। काहे के लिए परेशान हो रहे हैं? मैं खत्म कर दे रहा हूँ ना इसको, मैं आपको खत्म कर दे रहा हूँ। यहाँ पे रस छंद अलंकार एकदम खत्म कर दे रहे हैं तीनों। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं श्रृंगार रस। आप लोग श्रृंगार रस याद कर लीजिए, श्रृंगार रस वाला तैयार कर लीजिए, और सारे हम लोग रस करवा देंगे करके, चिंता मत करिएगा। श्रृंगार रस तैयार कर लीजिए। किसी काव्य या कविता को पढ़कर सुनकर आश्रय के मन में अस्थायी भाव रति के जागृत होने पर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। श्रृंगार रस क्या होता है? किसी काव्य या कविता को पढ़कर, जब हम लोग किसी काव्य या कविता को पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं, सुनकर आश्रय के मन में, यानी जो सुन रहा है, अस्थायी भाव रति के जागृत होने पर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से
श्रृंगार रस की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। भाई साहब इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा करमुंदरी की आरिस प्रतिबिंदित चौपाई, पीठ दिए निर्धर लखय की कटक दिठी लगाई। इसका स्पष्टीकरण क्या हो जाएगा, इसमें स्थायी भाव रति है, आश्रय क्या है, नववधु है, आश्रय क्या है इसमें, नववधु है, और आलंबन इसमें क्या है, नायक का प्रतिबिंब है, अनुभाव क्या है, अलप अपलक है, प्रतिबिंब को देखने वाला, और संचारी भाव क्या है, हर्ष लज्जा और औत्सुक्य है। यहाँ पे एक कह सकते हैं कि यहाँ नायिका को अपनी अंगूठी के शीशे में नायक का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, जिससे अस्थायी भाव रति जागृत होने का संयोग श्रृंगार रस है। क्लियर है। उसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ पे अलंकार, क्योंकि अलंकार पूछा था तो यहाँ पे मैंने यमक अलंकार को लिया है। भाई साहब यमक अलंकार क्या होता है, जहां एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो वहां और एवं अर्थ भी प्रत्येक बार भिन्न भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार क्या होता है, किसे कहते हैं, जहां एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार आते हैं, एक या एक से अधिक शब्द अधिक बार आते हैं और अर्थ बार बार भिन्न होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कनक कनकते, सौगुनी, मादकता अधिकाय, खा खाएं या खाएं बैराय जग वा खाएं बैराय, या खाएं बैराय जग वा खाएं बौराय। तो इसका क्या हो जाएगा, उपयुक्त पंक्ति में कनक शब्द 2 बार आया है और पहले कनक का अर्थ धतूरा होता है, दूसरे कनक का अर्थ क्या होता है, सोना होता है। क्लियर है। इसके बाद नीचे आ जाएंगे, दोहा हम लोग पढ़ेंगे। भाई साहब दोहा क्या होता है, तो दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। दोहा क्या है, अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरणों में विभक्त होता है, इसमें 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। बस काम खत्म, इतना ही रटना है। दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं, पहले दूसरे में 13-13 मात्राएं और तीसरे पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसमें द्वितीय और चतुर्थ चरण के अंत में गुरु और लघु होती हैं। क्या होते हैं, गुरु और लघु होते हैं। द्वितीय और यहाँ देखिए द्वितीय और चतुर्थ चरण के अंत में द्वितीय और चतुर्थ, चतुर्थ नीचे है, द्वितीय और चतुर्थ। देखिए ये द्वितीय हो गया, ये चतुर्थ हो गया। द्वितीय और चतुर्थ में गुरु और लघु होता है। ये गुरु है और ये क्या है, लघु है। जो यश रहता है इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग गुरु कहते हैं, और जो ये वाला होता है उसको हम लोग लघु कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु कहते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोई, जा तन की छाई पर है श्याम हरित दुती होई। तो इसमें देखेंगे तो इसमें 13 मात्रा, इसमें 11 मात्रा है, 13 मात्रा 11 मात्रा है। तो पहले और दूसरे में 13-13 मात्राएं, तीसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती है। यहाँ तक बात समझ आ रही है, यहाँ तक बात समझ में आ रही नहीं, यहाँ तक बात समझ आ रही ना आप लोगों को। अगर इशू हो जाए तो आप लोग बताइएगा, कोई अगर इशू हो जा रही है तो आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। परेशानी नहीं होना है आपको, बिल्कुल परेशान आपको नहीं होना है, ना परेशानी आपको झेलनी है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नीचे आ जाएंगे, तो ये तो हो गया। उसके बाद यहाँ पे भाई साहब 6 नंबर का आएगा पत्र लेखन। देखिए पत्र किस पे आया है, अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष को एक पत्र लिखिए। यहाँ पे किसको लिखना है, नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिखना है। 6 अंक आपको मिलेगा। कितने नंबर मिलेगा भाई साहब, 6 नंबर मिलेंगे। अथवा उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए शैक्षणिक ऋण प्राप्त करने उद्देश्य से किसी बैंक के प्रबंधक को आप लोग पत्र लिखिए, या फिर आप उच्च शिक्षा प्राप्त करने जा रहे हैं तो अपने शाखा जो आपके प्रबंधक जी हैं उनको पत्र लिखिए, बताइए कि हमें लोन चाहिए। क्या चाहिए, लोन चाहिए। क्लियर है ना, तो आप लिख दीजिए। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे आपको निबंध लिखना है। देखिए यहाँ पे है निबंध संग्रह। कितने नंबर का है भाई साहब, 7 नंबर का है। ये निबंध 7 नंबर का यहाँ पे है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली पर निबंध लिखिए, आपको 7 नंबर मिलेगा। पहला क्या है, जीवन में परिश्रम का महत्व मैं करवा दूंगा। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के गुण दोष, अनियंत्रित भ्रष्टाचार कारण एवं निवारण, वर्तमान समाज में नारी की स्थिति, मेरे प्रिय कवि। तो मैं इन सब पर जीवन परिचय में करवा दूंगा। जितने भी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय ना मैं करवा के भेजूंगा, आप चिंता मत करिएगा। आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है, केवल एक ही चीज़ की चिंता करनी है कि सर हमारा 16 फरवरी को एग्ज़ाम है और मैं प्रयास करूंगा कि आपकी सारी क्लासेस को करने के लिए।
तो 16 फरवरी को आपको जो पेपर है जाके दबा के आप लोग लिख कर आइएगा। यहाँ पे जो मैं पेपर पढ़ा रहा हूँ ना, आप केवल यार 14 सेट, पिछले 14 सेट सॉल्व कर लीजिए। 14 सेट मतलब आप जानते हैं पिछले मैं 3 साल का सॉल्व करवा दूंगा, 3 साल का मैं पेपर सॉल्व करवा दूंगा यार। 100% फंस जाएगा। सभी कहते हैं कि पिछले 3 साल का यार सॉल्व कर लो फंस जाएगा, तो मैं सॉल्व करवा दे रहा हूँ, आपको जाने की जरूरत ही नहीं कहीं पे। जब मैं आपको सॉल्व करवाने को बैठा हूं तो आपको कहीं जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एसकेएम स्टडी जब आपके साथ है तो कहीं आपके जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। भाई साहब इसका मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी भेज दूंगा, जाके इसका पीडीएफ एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल पर देख लीजिएगा, वहां पे मिल जाएगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दिया हूं। आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है यार, चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे पता है कि लास्ट तक बहुत कम ही बच्चे रुके होंगे, इसलिए जो रुके हैं कोई बात नहीं, आप लोग ऐसी मेहनत करके पढ़िए, कोई इशू नहीं, आप लोग अच्छा नंबर स्कोर करेंगे अपने बोर्ड एग्जाम 2023 के अंदर। मेरा प्यार और हम हमेशा साथ आपके बैठे हैं, तो काहे दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बस मेहनत कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। और पढ़िए मन लगा के, नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, रेडी रहिएगा, जल्दी आपको अपलोड हो जाए कुछ घंटे में, आप लोग परेशान मत होइएगा। सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का नाम क्या है, एसकेएम स्टडी टारगेट 95 बैच फ्री में है, वहां पर जाके आप लोग पढ़ सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।